हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। सभी को पता तो है कि आज 5 सितंबर है। 5 सितंबर को हमारे देश में मनाया जाता है नेशनल टीचर्स डे। आप सभी को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक महीने बाद में आपका इंटरनेशनल टीचर्स डे आएगा 5 अक्टूबर को, उसकी भी एडवांस में शुभकामनाएं। तो बच्चे, टीचर्स डे पे मैं हमेशा से यही कहती हूँ, क्योंकि मेरी नज़र में टीचर्स का मतलब ये नहीं कि कोई स्पेसिफिक पोस्ट है ना, स्पेसिफिक पोस्ट नहीं है। जिन लोगों से, जिन चीज़ों से आप सीखते हैं, अपने आप को बेहतर इंसान बनाते हैं, वो सभी लोग, वो सभी चीज़ें आपकी लाइफ में टीचर्स का काम करती हैं। तो आज का दिन उन लोगों को डेडिकेट कीजिएगा, उन चीज़ों को डेडिकेट कीजिएगा जिन्होंने आपको इस तरह, जितने भी साल के आज आप हैं, जिस तरीके के इंसान भी आज आप हैं, सभी लोगों को एक बार हैप्पी टीचर्स डे विश कर देना, ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को। क्या खबरें हैं? सबसे पहले हर सेशन की शुरुआत में जैसे मैंने कहा, जब तक पैरालंपिक समाप्त नहीं होता है तब तक हम पैरालंपिक की न्यूज़ देखते रहेंगे, ठीक है। तो आज की मेडल टेली में जिन जिन खिलाड़ियों ने भारत का नाम रोशन किया है, उनमें कौन कौन है? उनमें बच्चे सबसे पहला नाम है आपका अजीत सिंह का। अजीत सिंह, इन्होंने भारत को दिलाया है सिल्वर मेडल, ठीक है। गेम कौन सा है अजीत सिंह का? इनका खेल है जेवलिन थ्रो, भाला फेंक, जिसमें सुमित अंतिल ने जीता था, वही खेल है, ठीक है। अब आज ही पेन भी आ गया, ठीक है। नाम याद रखना, अजीत सिंह का। इन्होंने जेवलिन थ्रो में भारत को दिलाया है सिल्वर मेडल, ठीक है, रजत पदक इन्होंने दिलाया है। बच्चे, सुमित अंतिल ने गोल्ड मेडल जीता था जेवलिन थ्रो में, अभी जो है आपका अजीत सिंह ने जीता है सिल्वर मेडल जेवलिन थ्रो में, ठीक है। ये हैं आपके अजीत सिंह। दूसरे जो खिलाड़ी हैं बच्चे, इनका नाम है शरद कुमार। शरद कुमार ने भारत को रजत पदक दिलाया है, इन्होंने सिल्वर मेडल दिलाया है, और इनका जो खेल है वो है आपका हाई जंप, यानी कि ऊंची कूद, ठीक है। आप लोग एक चीज़ देख रहे हैं कि एथलेटिक्स में बहुत सारे इस बार जो है मेडल आए हैं, चाहे वो आपका रेसिंग हो, चाहे आपका ऊंची कूद हो, चाहे वो आपका जेवलिन थ्रो हो, ठीक है। सारे के सारे जो है एथलीट हैं, एथलेटिक्स में आते हैं सारे के सारे इवेंट्स, और इसमें जो है हमने इस बार बहुत बेहतरीन प्रदर्शन जो है हमारे खिलाड़ी यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। अगली जो खिलाड़ी हैं बच्चे, ये वैसे भी थोड़ी चर्चाओं में रहने वाली महिला हैं, खिलाड़ी हैं, इनका नाम याद दिखेगा। इनका नाम है दीप्ति जीवन जी, ठीक है। दीप्ति जीवन जी नाम है इनका, और इन्होंने भारत के लिए जो है कांस्य पदक जीता है। कौन सी वाली रेस में? 400 मीटर, ठीक है। 400 मीटर में जो है इन्होंने भारत के लिए कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं ना, जैसे मैंने आपको कहा कि पैरालंपिक के कारण वो चर्चाओं में तो है, लेकिन पैरालंपिक से पहले भी लोग उन्हें जानते थे, लोग उनसे जो है उम्मीद रख रहे थे कि ये खिलाड़ी जो है हमारे लिए कोई ना कोई मेडल लेकर के आएगा। जैसे कल मैंने आपको शीतल देवी के बारे में बताया, आज जो है आपकी, इनका नाम याद रखना बच्चे, दीप्ति जीवन जी इनका नाम है, और इनसे भी काफ़ी उम्मीदें थी कि ये भी जो है पैरालंपिक में भारत के लिए कोई ना कोई मेडल लेकर के आएंगे। उन्होंने वही किया, 400 मीटर की रेस में भारत को इन्होंने कांस्य पदक दिला है, ठीक है। नाम याद रखिएगा, दीप्ति जीवन जी नाम है। अगली जो आपकी न्यूज़ है बच्चे, ये आपकी डिफेंस से रिलेटेड है। अभी जो हमारी इंडियन आर्मी है, भारतीय सेना है, भारतीय सेना के द्वारा एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। प्रोजेक्ट का नाम क्या है? प्रोजेक्ट नमन नाम है, ठीक है। कुछ नहीं है इसमें याद करने के लिए, बस इतना है कि भारतीय सेना ने एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। प्रोजेक्ट का संबंध किस चीज़ से है? प्रोजेक्ट का संबंध आपको याद रखना है कि इन्होंने ये जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, ये किसके लिए किया है? यह परियोजना रक्षा पेंशन भोगियों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को सहायता और सेवाएं प्रदान करने के लिए काम करेगी, ठीक है। तो ये स्कीम जो है नमन, ये जो परियोजना है, प्रोजेक्ट है नमन, इस नमन परियोजना का काम क्या है? बेसिकली जो आपके इंडियन आर्मी के जो पेंशन भोगी हैं, ठीक है, जो पेंशनर्स हैं, जो आपके रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, जो उनके घर वाले हैं, ठीक है, उनको जो है किसी भी प्रकार की, अगर पेंशन में कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है तो उनको सर्विस देने के लिए जो है आपका ये है। तो याद रखिएगा, प्रोजेक्ट नमन आपका इंडियन आर्मी का है और पेंशनर से रिलेटेड है, आपके एक्स आर्मी मैन जो होते हैं उनसे रिलेटेड है, ठीक है। और ये बच्चे जो आपका हुआ है, ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो वर्तमान में है, जनरल उपेंद्र द्विवेदी, इनकी प्रेजेंस में जो है आपका इंडियन आर्मी के द्वारा ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। तो ये हो गया आपका प्रोजेक्ट नमन। अगली जो न्यूज़ है ये है आपकी स्टेट से। स्टेट है आपका वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल से क्या खबर आई है? पश्चिम बंगाल से न्यूज़ आए हुए लगभग जो है आपका 1 महीना होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे जो न्यूज़ आई थी डॉक्टर्स की, उसके बाद में पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में अपनी विधानसभा में एक बिल पास किया है, ठीक है। बिल कानून तब तक नहीं बनता है जब तक कि उस पर राज्यपाल के या फिर राष्ट्रपति के साइन नहीं हो जाते हैं, ठीक है। तो अभी जो है पश्चिम बंगाल की विधानसभा में एक बिल पास हुआ है। बिल का नाम है आपका अपराजिता, ठीक है। अपराजिता महिला एवं बाल पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून संशोधन विधेयक 2024,
2024। तो अब ये विधेयक है, अभी ये आपका बिल है, ये अधिनियम नहीं बना है, ये कानून नहीं बना है अभी, ठीक है। तो याद रखिएगा अपराजिता जो विधेयक है ये किस चीज़ से रिलेटेड है, ये महिला एवं बाल पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून संशोधन है। और इसमें बेसिकली क्या किया गया है बच्चे, जो रेपिस्ट हैं, ठीक है, जो रेपिस्ट हैं उनके लिए थोड़ा सा प्रावधान जो है ना वो कड़े किए गए हैं, ठीक है, प्रावधान थोड़े से कड़े किए गए हैं। और जो आपका CRPC IPC में जो पहले थे, अभी तो आपका भारतीय दंड संहिता आ गया है, लेकिन उससे पहले जो आपका जो IPC था उसमें जो आपके नियम थे ना उनमें संशोधन किया गया है, ठीक है। और अभी पश्चिम बंगाल की सरकार ने ये कहा है, किसे कहा है, केंद्र सरकार को ये कहा है कि आप भी जो है इन नियमों को स्वीकार कीजिए, ठीक है, और जो भारतीय दंड संहिता में है उसमें जो है इन संशोधन को लागू कीजिए, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि इस अधिनियम, इस विधेयक को अधिनियम बनने में कितना समय लगेगा, क्योंकि बच्चे इसे अगर अधिनियम बनाना है ना तो यहाँ पे 2 लोगों की सिग्नेचर चाहिए। एक तो आपके चाहिए मिस्टर आनंद बोस। आनंद बोस कौन है, ये पश्चिम बंगाल के गवर्नर हैं, राज्यपाल है, ठीक है। एक तो उनके सिग्नेचर चाहिए, दूसरा सिग्नेचर चाहिए राष्ट्रपति के, राष्ट्रपति यानी कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, उनके सिग्नेचर चाहिए। उनके सिग्नेचर के बाद में, उनकी सर्वसम्मति के बाद में ये जो आपका विधेयक है ये आपका अधिनियम बन जाएगा, ये आपका कानून बन जाएगा, ठीक है। तो इसे थोड़ा सा याद रखिएगा, ये आपका चर्चाओं में है। पश्चिम बंगाल की सरकार ने इसे अपनी विधानसभा में क्या किया है, पास किया है, ठीक है। अब देखिए बच्चे, ये जो आपका है जो ये सब्जेक्ट है ना ये आता है आपका कंकरेंट लिस्ट में, ठीक है। कंकरेंट लिस्ट यानी कि ऐसे विषय जिस पे कि राज्य भी कानून बना सकती है और जिस पे आपका केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है, ठीक है। तो वो बच्चे जो आपके कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट्स होते हैं ना उसमें क्या होता है, देखिए, राज्य के द्वारा किए गए किसी भी संशोधन को जो नई भारतीय न्याय संहिता BNS और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में उल्लिखित दंड से भिन्न दंड लगाता है, संविधान के आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल है, 254 का सेकंड, आर्टिकल 254 के सेकंड के अनुसार राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त करने के लिए वो आपका बाध्य है ना। तो जो कंकरेंट लिस्ट के आपके जो ये नए जो हमारी संहिताएं आई हैं, CRPC IPC अब खत्म हो चुका है, उसके जगह पे आपका क्या आया है, उसकी जगह पे आया है भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ठीक है, ये 2 चीज़ें आई हैं। तो ये जो आपके संहिताएं हैं, ये जो आपके कोड आए हैं, इनमें अगर राज्यों के द्वारा, अगर केंद्र करती है तब नहीं, अगर राज्यों के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई संशोधन अगर किया जाता है तो उस पर राष्ट्रपति के सिग्नेचर होने क्या है, ज़रूरी है। और ये कौन सा आर्टिकल है, ये आपका आर्टिकल 254 का सेकंड, ठीक है। तो याद रखिएगा बच्चे, इसका जो स्टैटिक पोर्शन है और इसका जो करंट अफेयर का पोर्शन है, दोनों ही आपको याद रखने हैं। जब ये आपका पास हो जाएगा, अगर केंद्र सरकार भी इसमें हामी भर देती है, केंद्र सरकार भी इसे मंजूरी दे देती है, तो क्या होगा, फिर हम इसे दोबारा पढ़ेंगे, क्योंकि वो तब आपका कानून बन चुका होगा, एक्ट बन चुका होगा, ठीक है। अगला जो न्यूज़ है, बहुत छोटी सी न्यूज़ है बच्चे, अभी न्यूज़ तो नहीं है प्रॉपर ये अभी, क्योंकि इसमें अभी कोई डेवलपमेंट नहीं है, ऐड नहीं किए गए हैं। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंगापुर और ब्रुनई दारुसलम, पूरा देश का याद रखिएगा नाम, ठीक है, आधा नहीं, ब्रुनई नहीं, ब्रुनई दारुसलम, इसकी यात्रा पर रवाना हुए हैं। और यहाँ पे रवाना होने वाले किसी भी अभी तक के जितने भी प्रधानमंत्री भारत के हुए हैं उनमें से जो है आपके ये पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। तो कौन कौन से देश हैं, एक आपका सिंगापुर और ब्रुनई दारुसलम की यात्रा करने वाले पहले भारतीय PM हैं। अब देखिए बच्चे, ये जो 2 देश हैं आपके सिंगापुर और ब्रुनई दारुसलम, इस यात्रा के क्या मायने हैं या फिर कैसे बेनिफिट पहुंचाएगा ये यात्रा हमारे देश को। तो बच्चे अगर हम सिंगापुर के देखें और ब्रुनई दारुसलम को देखें ना, तो हमारे देश के जो टॉप ट्रेडिंग कंट्रीज़ हैं, यानी कि भारत का जो व्यापार होता है, जिन देशों से सबसे ज़्यादा व्यापार होता है, उनके अगर हम लोग लिस्ट देखेंगे तो वहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर दिख रहा है आपका, किधर गया, ये रहा आपका सिंगापुर, ठीक है, ये आपका सिंगापुर है और सबसे नीचे देखिए आपका ब्रुनई है, ठीक है। तो मतलब जितना भी ट्रेड हम दूसरे देशों के साथ में करते हैं, 2.94% जो है आपका ये सिंगापुर से होता है, 0.03% जो है आपका ब्रुनई से होता है। तो मतलब टॉप 20 में जो है आपके दोनों देश हैं, ठीक है, सिंगापुर और ब्रुनई जो है आपका, सिंगापुर तो आपका 8वें नंबर पर है और ब्रुनई जो है आपका 117वें नंबर पर है, ठीक है। तो मतलब दोनों देशों की इंपॉर्टेंस काफ़ी है हमारे देश के लिए, क्योंकि दोनों के साथ में हमारे अच्छे ट्रेडिंग जो है, हमारे अच्छे रिश्ते हैं, ठीक है, दोनों हमारे अच्छे ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, ठीक है। ये तो हो गया कि क्यों ज़रूरी है ये कंट्रीज़। उसके बाद आता है कि कौन है ये कंट्रीज़, कहाँ पर रहती हैं, ग्लोब में कहाँ पे हैं, क्या क्या इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो ग्लोब में बच्चे अगर हम देखेंगे, ये देखिए आपका, ये है एशिया, ठीक है, एशिया का जो दक्षिण एशिया वाला क्षेत्र है ना वो है, आप लोग इस देश को तो जानते होंगे, इंडोनेशिया है, ठीक है, ये मलेशिया है, ये आपका थाईलैंड है, ये आपका कंबोडिया है, वियतनाम है, ठीक है। तो ये इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया से थोड़ा सा उत्तर में आप लोग जाएंगे, यहाँ पे आपको मिलेगा सिंगापुर, ठीक है, ये रहा सिंगापुर, ठीक है। सिंगापुर से भी आप ऊपर में जाएंगे और पश्चिम की तरफ जाएंगे, पूरब की तरफ जाएंगे, तो यहाँ पे आपको मिलेगा ब्रुनई दारुसलम, ठीक है। तो ये 2 देश है बच्चे, दोनों ही एशियन कंट्रीज़ हैं, ठीक है। एशियन कंट्रीज़ तो वैसे भी हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और
अभी जो है प्रधानमंत्री यहाँ पे गए हैं, यहाँ की यात्रा की है, तो उसकी इंपॉर्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये देश हैं, इनकी ग्लोब में जो लोकेशन है उसे याद रखिएगा। बाकी इनके बारे में जो बेसिक चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, पहली चीज़ है ब्रुनेई दारुसलाम के बारे में। इसकी जो कैपिटल है वो है आपका बंदर सेरी बागवान। ठीक है, सबसे आसान नाम लगता है मुझे किसी देश की राजधानियों में ना, सबसे आसान नाम है, सबसे फनी नाम भी इसका बंदर सेरी बागवान नाम है। ठीक है, इसकी जो करेंसी है वो है ब्रुनेई डॉलर। अगर सिंगापुर की बात करें तो कैपिटल इसके सिंगापुर सिटी है और इसका जो करेंसी है वो भी बहुत आसान है, सिंगापुरी डॉलर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इतना जो है ब्रुनेई और दारुसलाम, ब्रुनेई दारुसलाम के बारे में, सिंगापुर के बारे में याद रखिएगा। हमारे लिए इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं, एशियन कंट्री है, वैसे भी इंपॉर्टेंट है। हमारे देश के प्रधानमंत्री बच्चे यहाँ पे विजिट करने गए हैं, इंपॉर्टेंस इसकी ऑलरेडी बढ़ गई है। ठीक है, तो दोनों देशों की बेसिक चीज़ें, लोकेशन, सब कुछ याद रखना है। अब छोटी छोटी खबरें आज आपके बहुत ज़्यादा हैं, हम छोटी छोटी खबरें पढ़ेंगे। सबसे पहली जो छोटी खबर है वो है आपकी स्पोर्ट्स से रिलेटेड। एक एथलीट का नाम आपको याद रखना है, इनका नाम है विद्या रामराज। ठीक है, इन्होंने क्या किया है बच्चे, विद्या रामराज ने बेंगलुरु में 63rd राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ कर रिकॉर्ड ब्रेक किया है। ठीक है, रिकॉर्ड ब्रेक किया है। विद्या 56.23 सेकंड में 1985 में पीटी उषा 56.80 सेकंड, इसके द्वारा बनाए गए इस रिकॉर्ड को जो है आपका क्या कर लिया है, इन्होंने तोड़ दिया है। ठीक है, तो पीटी उषा का जो आपका रिकॉर्ड था 56.85, ये रिकॉर्ड आपका ब्रेक हो गया है 400 मीटर की बाधा दौड़ में। और किसने तोड़ा है, ये विद्या रामराज के द्वारा तोड़ा गया है। ठीक है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, याद रखिएगा। अगला आपका एक कॉन्फ्रेंस है, ये कॉन्फ्रेंस हुआ है आपका ई गवर्नेंस के ऊपर। ठीक है, ई गवर्नेंस के ऊपर हमारे देश का 27 नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ है ई गवर्नेंस के ऊपर। आपको पूछा जाएगा कहाँ पे हुआ है, तो ये जो है आपका महाराष्ट्र में हुआ है। महाराष्ट्र के जो सीएम है बच्चे एकनाथ शिंदे, इनके द्वारा इसे इनोग्रेट किया गया है। ठीक है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ई गवर्नेंस पर 27वें राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन इन्होंने किया है। उसके अलावा इस सम्मेलन में बहुत सारे पुरस्कार दिए गए हैं। एक संस्था है, सरकार के द्वारा ही बनाई गई है, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई है, इसका नाम है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ONDC। इस संस्था को, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट मतलब सरकार यहाँ से प्रॉफिट नहीं कमाती, एक तरीके से आपका ये गवर्नमेंट की जो सर्विसेज हैं उसको इनहेंस करने का काम करती है। आपको पता है बच्चे कि डिजिटलाइजेशन कितना ज़्यादा जो है आपका पॉपुलर हुआ है और कितनी ज़्यादा उसकी नीड है, आवश्यकता भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये जो ONDC है, ONDC एक ऐसी संस्था है जो कि भारत के जो सरकारी डिपार्टमेंट है उनको ये थोड़ा सा डिजिटलाइजेशन, उसमें जो है आपका इंटरनेट का एक्सेस जो है आपका देने का काम करती है। ठीक है, तो ONDC याद रखिएगा, इसे सरकार के द्वारा सम्मानित किया गया है, इसे मिला है आपका गोल्ड अवार्ड। ठीक है, तो ONDC है और ये जो कॉन्फ्रेंस हुआ है ई गवर्नेंस के ऊपर, ये हुआ है आपका महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र के सीएम के द्वारा इसे इनोग्रेट किया गया है। अगली जो न्यूज़ है वो खबर पहले हमने बहुत पहले पढ़ी थी, अभी जो है खबर आपकी परिपक्व हो गई है, मैच्योर हो गई खबर। ठीक है, खबर कौन सी है बच्चे, आप लोगों ने 1 साल पहले पढ़ा होगा कि UAE में IIT दिल्ली का एक कैंपस खुला जाएगा। तो कैंपस खुल गया है। ठीक है, IIT दिल्ली ने कहाँ पे, अबू धाबी में अपना एक परिसर, अपना एक जो है कैंपस खुला है UAE में। ठीक है, अबू धाबी में, याद रखिएगा। और बच्चे IIT दिल्ली का परिसर जो है, यहाँ पे ऐसे नहीं बनते हैं परिसर, है ना, वहाँ पे देखिए कितना बेहतरीन, इसका आर्किटेक्चर देखने लायक है। ये UAE में बना है आपका। ठीक है, दिल्ली जो IIT दिल्ली है ना, उसका एक कैंपस जो है आपका खुला है। IIT दिल्ली का पहला इंटरनेशनल कैंपस है। ठीक है, इससे पहले किसी और देश में नहीं खोला था। IIT दिल्ली का पहला इंटरनेशनल कैंपस है और IIT दिल्ली से पहले IIT मद्रास भी ऑलरेडी खोल चुकी है। ठीक है, तो IIT कैंपस का पहला इंटरनेशनल जो कैंपस है वो आपका संयुक्त अरब अमीरात में भी कहाँ पे, अबू धाबी में जो है आपका ये खुला है। ठीक है, ये रहा आपका IIT दिल्ली का कैंपस। अगली जो न्यूज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, अभी ये न्यूज़ अभी बहुत देर तक हम थोड़ा सा देखेंगे इसे। अभी सरकार ने क्या किया है, एक नोटिफिकेशन जारी किया है और ये जो नोटिफिकेशन सरकार ने किया है ये है आपका केंद्रीय विधि और न्याय मंत्रालय, इनके द्वारा किया गया है। ठीक है, इन्होंने क्या नोटिफिकेशन जारी किया है, 3 साल की अवधि के लिए 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक के लिए भारत के 23वें विधि आयोग की स्थापना की घोषणा करते हुए एक अधिसूचना जारी की है। देखिए, एक नोटिफिकेशन जारी किया है। तो ये जो अधिसूचना है बच्चे, ये है आपका विधि आयोग से रिलेटेड। अभी जो वर्तमान में विधि आयोग चल रहा है ना, वो है आपका 22वां। ठीक है, 22nd लॉ कमीशन अभी भारत के अंदर चल रहा है और इसके जो हेड हैं, इसके जो चेयरपर्सन है, उनका नाम है मिस्टर ऋतुराज अवस्थी, नाम याद रखिएगा। ठीक है, तो जो अभी 23वां विधि आयोग बनाए जाने की घोषणा की गई है, जब इसमें अध्यक्ष उपाध्यक्ष सारे के सारे मेंबर चुने जाएंगे तभी हम दोबारा से पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल इतना याद रखिएगा कि 23वां विधि आयोग जो है आपका देश का बनने वाला है। इसका मतलब क्या है,
जब ये बनेगा तब तो ये इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन इसके कारण जो अभी आपका विधि आयोग चल रहा है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वर्तमान में कौन सा लॉ कमीशन चल रहा है भारत के अंदर? वर्तमान में आपका 22वां लॉ कमीशन चल रहा है, जिसके अध्यक्ष है मिस्टर ऋतुराज अवस्थी। ठीक है, इतना याद रखिएगा। बाकी अगर हम इसकी स्टैटिक की बात करें तो वो भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार ने आपका पहला लॉ कमीशन कब स्टैब्लिश किया था? 1955 में। वैसे बच्चे विधि आयोग ना आपका अंग्रेजों का बनाया हुआ कमीशन है। ठीक है, इन्होंने पहले ही 1947 से पहले भी जो है इन्होंने एक दो बार ये बनाने की कोशिश की थी, बनाया भी था। उसके बाद में आज़ादी के बाद में भारत सरकार ने जो विधि आयोग बनाया था वो बनाया था सबसे पहली बार 1955 में। ठीक है, 1955 बनाया था, और इसके जो हेड बनाए गए थे, चेयरपर्सन बनाए गए थे उस वक्त, उनका नाम था आपका MC सीतलवाड़। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बहुत जगह पूछा जाता है कि भारत में जो पहला विधि आयोग बना था वो कब बना था? 1955 में। और इसके जो पहले अध्यक्ष बने थे, पहले चेयरपर्सन बने थे, उनका नाम है MC सीतलवाड़। ठीक है, अगली छोटी न्यूज़ में आपको एक पोर्टल का नाम याद रखना है। आपको पूछा जाएगा पोर्टल का संबंध किस चीज़ से है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बच्चे, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? मिस्टर शिवराज सिंह चौहान है। इनके द्वारा कहाँ पे? पूसा में आपका एक इंस्टीट्यूट है जो कि इंडियन एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट है ना। हमारे इंडियन एग्रीकल्चर में जो भी अनुसंधान होते हैं, जो भी रिसर्च होती हैं, वो सारी की सारी जो है आपका यहाँ पे फाइनलाइज होती हैं। ठीक है, पूसा नई दिल्ली में जो है आपका यहाँ पे एक वो है। ठीक है, पूसा नई दिल्ली में। उसके बाद में बच्चे ये याद रखिएगा, शिवराज सिंह चौहान के द्वारा नई दिल्ली में दो चीज़ें इन्होंने इनोग्रेट की हैं। एक तो एग्री श्योर फंड है और एक आपका एग्री निवेश पोर्टल है। दोनों का ही संबंध आपका किसानों से है। ठीक है, एग्री निवेश पोर्टल है, एक आपका एग्री श्योर फंड है। एक तरीके से मतलब ये समझ लीजिए आप कि किसानों के लिए, फार्मर्स के लिए ना आपका ये सेविंग के जो है आपके अलग अलग जरिए हैं। ठीक है, सेविंग के जरिए हैं, उनके लिए जो है आपका फंड जुटाने का, उनके लिए जो है आपका इनकम को सेव करने का एक जो है उन्होंने नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ठीक है, कि किसानों के लिए बच्चे एग्री श्योर फंड और आपका कृषि निवेश पोर्टल, ये दोनों हैं। उसके बाद है आपकी अगली न्यूज़, JCC पहला ज्वाइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। भारत के अंदर ना पहली बार कमांडर्स का कॉन्फ्रेंस किया गया है और इसका नाम है JCC, ज्वाइंट कमांडर कॉन्फ्रेंस। ठीक है, तो पहली बार हो रही है कोई चीज़, तो मैंने आपको कहा है कि जब कोई चीज़ पहली बार होती है भारत में तो वो आपको पढ़ना होता है। ठीक है, तो बच्चे पहली बार जो है आपका कमांडर्स का कॉन्फ्रेंस हुआ है, और ये आपका कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है आपका लखनऊ कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो बस इतना आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपका ज्वाइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस पहली बार हुआ है लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, कितने से? 4 से लेकर के 5 सितंबर, मतलब कि 2 दिनों का था ये, और लखनऊ में इसका आयोजन किया गया है। तो ये आज की आपकी छोटी छोटी खबरें हो गई बच्चे। एक और छोटी खबर है, 2 और छोटी खबरें हैं। अगली जो न्यूज़ है ये एक अवार्ड से रिलेटेड है। फिक्की को आप लोग जानते हैं, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, ये इसका पूरा नाम है। फिक्की के द्वारा भी हाल ही में नई दिल्ली में कुछ अवार्ड दिए गए हैं जिसे कहा जाता है यंग लीडर्स अवार्ड। ठीक है, तो यंग लीडर्स अवार्ड में जो है आपको 2 नाम आपको याद रखने हैं जिन दोनों को सम्मानित यहाँ पे किया गया है। फिक्की के द्वारा आयुष्मान खुराना एक्टर हैं और नीरज चोपड़ा खिलाड़ी हैं। इन दोनों को भारत के युवा आइकन के रूप में सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट आपकी न्यूज़ है, अवार्ड से रिलेटेड है। फिक्की के द्वारा अपने जो नेशनल आइकन यंग लीडर अवार्ड जो इनके द्वारा दिया जाता है, उसमें 2 व्यक्तियों को, 2 सेलिब्रिटी कह सकते हैं आप लोग। ठीक है, 2 व्यक्तियों को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। एक तो आयुष्मान खुराना है, अभिनेता है, और दूसरे जो है आपके नीरज चोपड़ा हैं, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, हमारे खिलाड़ी हैं। ठीक है, अगली जो न्यूज़ है बच्चे वो है आपकी RIL यानी कि रिलायंस इंडस्ट्री से लिमिटेड। रिलायंस इंडस्ट्री के लिए आपकी न्यूज़ आई है कि 2023-24 में वार्षिक राजस्व में 10 लाख करोड़ को पार करने वाली ये पहली भारतीय कंपनी बन गई है। कौन सा साल का है ये? 2023-24 का। ठीक है, 2023-2024 में जिन कंपनियों ने सबसे ज़्यादा मुनाफा कमाया है, ठीक है, उनमें जो है आपका पहले नंबर पर है रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये आपको पता होगा। लेकिन उसमें भी बच्चे ये पहली भारतीय कंपनी बनी है जिसने कि टोटल जो इसका कैपिटल आप लोग देख रहे हैं ना 10 लाख करोड़, ये अमाउंट जो है इसने क्रॉस कर लिया है। ठीक है, हालांकि RIL जो है आपका इंडिविजुअल की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, अगर आप टाटा का देखेंगे बच्चे वो 10 की जगह 16 है, लेकिन टाटा में क्या है आपका, उसके अलग अलग विंग्स है, वो साथ में इंक्लूड नहीं होती हैं। ठीक है, तो टाटा की अगर सभी कंपनियों का देखा जाएगा तब वो आपका 16 लाख करोड़ के करीबन पहुँचता है। लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की जो है इंडिविजुअल बात हो रही है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है आपकी इंडिविजुअल पहली कंपनी बनी है जिसने कि 10 लाख करोड़ को पार कर दिया है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। बाकी आज की जो खबरें हैं वो अब जो है एक्चुअल में ख़त्म हो गई है बच्चे। ठीक है, और एक बार फिर से आप सभी को टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। टीचर्स डे है
तो आज हमारी बारी है कुछ देने की आपको ना। वैसे तो हम डेली बेसिस पे आपको कुछ ना कुछ दे रहे, इतनी सारी न्यूज़ मैं आपको दे रही हूँ, लेकिन आज जो है एक स्पेशल न्यूज़ मैं आपको देती हूँ कि मेक इट ईजी मैकेनिकल मोबाइल एप्लीकेशन के भीतर अगर आप घुसेंगे तो आज आपके लिए जो है एक महा ऑफर है। हर कोर्स पे कोई भी चीज़ है बच्चे, कोई भी कोर्स है ना, किसी भी चीज़ का कोर्स है, पुराना कोई एग्ज़ाम चला गया है वो है, नया कोई एग्ज़ाम आने वाला है वो है, जो भी कोर्सेज हमारी मोबाइल एप्लीकेशन के भीतर है उन सभी पे जो है आपके लिए क्या है 50% का ऑफ है। लेकिन 50% का ऑफ कब मिलेगा आपको? 50% का ऑफ मिलेगा जब आप एक कूपन कोड का इस्तेमाल करेंगे। कौन सा कूपन कोड है ये? MIE माने मेक इट इजी। ठीक है, तो ये जो है आपका कूपन कोड है और 50% का ऑफ है। 50% का ऑफ किस चीज़ पे है? हमारे सारे कोर्सेज पे, याद रखिएगा। ठीक है, डिस्काउंट ऑन ऑल कोर्सेज, जितने भी कोर्सेज हैं सभी पे जो है आपका ये है। तो हमारी तरफ से ये आपके लिए जो है तोहफा है। ठीक है, आपके पास में अगर कोर्स हैं, आपको कोई दोस्त है जिसको भी कोर्स की आवश्यकता है, या फिर आपको कोई ऐसा बच्चा पता है जिसको कि फाइनेंशियली थोड़ी सी दिक्कत है, वो कोर्स लेना चाहता है मेक इट ईजी का, वो जुड़ना चाहता है हमसे, तो आप जो है उसे समाचार पहुँचा सकते हैं हमारी तरफ से। ठीक है, तो हमारे गिफ्ट जो है उन बच्चों तक पहुँचाइए। और खुद भी अगर आप वो बच्चे हैं जो कि लेना चाहते थे लेकिन नहीं जुड़ पा रहे थे, तो आज बच्चे आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, और रेट जो है आपका ऐसा नहीं कि बढ़ा करके घटाया है, जो रेट था उसी पे जो आपका 50% डिस्काउंट है। ठीक है, चलिए फिर आप सभी को एक बार फिर से शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अपने टीचरों को प्यार करिए, उनका सम्मान करिए और आज जो है सबको विश करिए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।